हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह व ब्रिटिश शासन। ठीक है, ये टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत का इतिहास वास्तविक तौर पर इसी हेडिंग से शुरू होता है। 1857 बहुत बड़ी एक ऐसी कहानी है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कहां से हुई थी स्टूडेंट? तो आपका जवाब होगा कि सर इन चार ऑप्शन में अगर हम बात करें तो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी मेरठ से स्टार्टिंग? ये तो आप कहेंगे 10 मई 1857 से, 10 मई 1857 से। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन यही होता और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन होता बैरकपुर, क्या होता है स्टूडेंट? बैरकपुर, तो मैं जवाब बैरकपुर को लगाता। क्यों? बैरकपुर है ये कलकत्ता में। कलकत्ता से किसने? बैरकपुर एक कैंट है, जैसे मेरठ कैंट है ऐसे ही बैरकपुर कैंट है, आर्मी का कैंट है। वहां से एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है स्टूडेंट, मेरठ में तो ये 10 मई 1857 को पहुंची थी। चार ऑप्शन में से मेरठ है तो मेरठ इसका जवाब आएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी के विद्रोह में निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं था? अब ये चार हिंदुस्तान के बड़े नेता दिए हैं, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के लीडर दिए हैं। तो फर्स्ट है बेगम हजरत महल, ये बेगम हजरत महल है। सेकंड है कुंवर सिंह और थर्ड है मौलवी अहमदुल्ला साहब। तो ये तीनों तो थे, लेकिन कौन नहीं था? उधम सिंह नहीं था। उधम सिंह को तो अगर आप देखोगे, उधम सिंह ने तो जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर को कब मारा था इसने? 1940 में मारा था। जनरल डायर कौन? जलियांवाले बाग का एक बड़ा विद्रोही व्यक्ति था, ठीक है, जिसने जलियांवाले बाग के तौर पर जलियांवाले बाग में नरसंहार कराया था, रेगिनॉल्ड डायर। ठीक है, तो ये उधम सिंह का संबंध तो उस व्यक्ति से है, लेकिन उधम सिंह ने मारा किसको था? माइकल ओ डायर को मारा था। ओके स्टूडेंट, पंजाब प्रांत के गवर्नर को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अब बरेली बात आती है, बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से क्या करेंगे आप? बरेली में कौन था लीडर? तो बरेली में आप जवाब दीजिएगा खान बहादुर था। कौन था स्टूडेंट? खान बहादुर। अगर मैं जनरली आपसे बात करूं कौन कौन कहां था, तो इसकी शुरुआत मैं आपके सामने कर देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं और आसान बन जाएं। तो विद्रोह वास्तविक तौर पर अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति की डेट डिसाइड हुई थी स्टूडेंट 31 मई 1857। कब डेट डिसाइड हुई थी? 31 मई 1857। बट ये विद्रोह शुरू हो गया था इससे पहले ही। कब हो गया था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। ठीक है, अब बात ये पहले शुरू हो गया था, यहां पर शुरू हो गया था। डेट डिसाइड क्या हुई थी? 31 मई। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को। कहां से? तो आप कहेंगे बैरकपुर से। कहां से स्टूडेंट? बैरकपुर से। क्यों? क्योंकि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने वहां विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने वहां पर विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? फांसी मिली 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है स्टूडेंट, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई और 8 अप्रैल को बैरकपुर कैंट से इनकी बटालियन के लोग कहां पहुंचे? 10 मई को मेरठ पहुंचे। मेरठ कब पहुंचे? 9 मई को। मेरठ कब पहुंचे? 9 मई को। और 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत कर डाली। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन की कुछ कहानी कुछ ऐसे निकली। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो मैं यहीं पर कुछ चीजें आपके सामने लिख देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट पूरी थ्योरी कवर करते चल रहा हूं जिससे कि समस्या क्लियर हो। देखिएगा 1857 के विद्रोह में अगर मैं कुछ मोटी मोटी बात बताऊं आपको, उन दिनों भारत का बादशाह कौन था? अगर मैं बात करूं भारत के बादशाह की, तो बादशाह के तौर पर आप किसको रखोगे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड, ये हिंदुस्तान का अंतिम बादशाह था स्टूडेंट। अगर मैं उन दिनों की बात करूं, उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल कौन था स्टूडेंट? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था स्टूडेंट? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब सवाल है कि उन दिनों इंग्लैंड की रानी कौन थी? क्वीन। इंग्लैंड की रानी कहां की? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की रानी कौन थी? विक्टोरिया। स्टूडेंट कौन थी? विक्टोरिया। ये आपको लिखना है, लिखते चलिएगा। उन दिनों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पीएम। तो पीएम के तौर पर क्या याद रखेंगे? विस्कोट पामर्स्टन। क्या स्टूडेंट? विस्कोट पामर्स्टन। विस्कोट पामर्स्टन इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये वो लीडर थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई, या ये वो थे जो क्रांति रोक सकते थे। ठीक है, तो यहां पर सवाल की नेचर के अकॉर्डिंग जवाब दूं, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो क्या जवाब देंगे? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए स्टूडेंट। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? अभी मैंने बताया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। कौन था? पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन था। विस्कोट पामर्स्टन के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ग्लैडस्टोन कब था? ग्लैडस्टोन था कब? जब कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। एटली कब था? 1947 में। चर्चिल कब था? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। ओके स्टूडेंट, तो इसका जवाब क्या आएगा? लॉर्ड पामर्स्टन या विस्कोट पामर्स्टन। विस्कोट पामर्स्टन। विस्कोट पामर्स्टन। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था स्टूडेंट? कमल और रोटी। ये इसका प्रतीक था, कमल और रोटी। अगर हमसे कोई सवाल पूछे सिंबल क्या था रिवोल्ट का, तो आपका जवाब होगा कमल और रोटी। ओके स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है, बड़ी गहनता के साथ इसको अपने माइंड में याद रखना है। कमल और रोटी इसका सिंबल था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किसका? अब रानी लक्ष्मीबाई का जो सामना हुआ सर हुरोज से हुआ। किससे? हुरोज से हुआ। यह आपको ध्यान देना है। अगर मैं आपके सामने एक टेबल के फॉर्मेट में बताऊं, कुछ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मेरठ से बात करूं, जगह का नाम है मेरठ। मेरठ से आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था कदम सिंह। क्या स्टूडेंट? कदम सिंह। क्रांति कब शुरू हुई मेरठ से? तो आपका जवाब होगा 10 मई 1857 को। मेरठ के बाद दिल्ली की बात आती है। किसके स्टूडेंट? दिल्ली की बात। दिल्ली से शुरू किसने किया विद्रोह को? तो दिल्ली से नाम आता बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन स्टूडेंट? बहादुर शाह जफर द्वितीय और उसका सेनापति बख्त खां। कौन स्टूडेंट? उसका सेनापति बख्त खां। बहादुर शाह जफर द्वितीय और उसका सेनापति बख्त खां। कब शुरू हुआ वहां से? अगर बात करूं, दिल्ली से विद्रोह स्टार्ट हुआ 11 मई 1857 को। दिल्ली के बाद यह विद्रोह पहुंचा कानपुर। कहां पर स्टूडेंट? कानपुर। कानपुर में कौन था नेता? नाना साहेब। कौन स्टूडेंट? नाना साहेब पेशवा। ठीक है स्टूडेंट, और उनका सेनापति कौन? तात्या टोपे। सेनापति एंड कमांडर तात्या टोपे। वहां से कब शुरू हुआ ये? 4 जून 1857 को। अब स्टूडेंट यहीं पर मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूं, झांसी। कौन स्टूडेंट? झांसी से विद्रोह कब शुरू हुआ? कौन थी झांसी में? रानी लक्ष्मीबाई। कब हुआ विद्रोह शुरू? वहां से 4 जून 1857 से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मैं बताऊं, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है डेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। देखिए, लॉर्ड मैकाले ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत की एजुकेशन को बर्बाद करके रख डाला। इसने उन दिनों भारत के अंदर गुरुकुल सिस्टम को तहस नहस कर डाला। भारत की इस एजुकेशन सिस्टम पर सबसे बड़ा धब्बा लगाने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड मैकाले है। इस लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में भारत दंड संहिता का
मसौदा तैयार किया था। स्टूडेंट इसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये कानून है जिसके अंदर 23 तो अध्याय हैं। आईपीसी में कितने अध्याय हैं स्टूडेंट? 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। इसका मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपके सामने है और ये वही लॉर्ड मैकाले है जिसने भारत के अंदर शिक्षा पद्धति के माध्यम को बदल दिया था, शिक्षा पद्धति के माध्यम को हिंदी से अंग्रेजी कर डाला था। यही वो व्यक्ति था जिसने भारत की नींव को हिला डाला। इसका क्या कथन था कि भारतीय लोग चेहरे मोहरे से तो भारतीय होंगे परंतु वो अंदर से ब्रिटिशर्स के ही गुणगान गाएंगे। उनको मैं एक ऐसा पेंडुलम बना दूंगा जो शिक्षित होते हुए भी शिक्षा को फील नहीं कर पाएंगे। वही आज वर्तमान में हो रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। 9, बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब बहादुर शाह जफर द्वितीय, देखिएगा ये जफर जो है इस वजह से नाम था क्योंकि यह एक कौन था? गीतकार था। कौन था स्टूडेंट? ये कवि भी था। तो यहां पर सवाल है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जवाब क्या मिलेगा इस सवाल का आपको? 1857 के विद्रोहियों ने उनके लिए अपनी वफादारी की घोषणा की, बिल्कुल ये तो सही बात है। वे दिल्ली में एक अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए, नहीं यह तो बिल्कुल गलत बात है। इनको दिल्ली में तो मारा ही नहीं गया, इनको तो रंगून में फांसी दी गई। कहां पर? रंगून में फांसी दी गई। तो उसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? ये वाला इसका जवाब आएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का अंतिम बादशाह रहा है। कौन रहा है? अंतिम बादशाह रहा है। और ये जो बहादुर शाह जफर की कहानी है तो इनको फांसी कब दी गई? 1858 में। कहां पर? म्यांमार या रंगून में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें से नहीं थी? डलहौजी, पहले तो याद रखना है स्टूडेंट, ये जो डलहौजी था, इस डलहौजी का समयकाल भारत के अंदर कब से कब तक रहा है? लॉर्ड डलहौजी की एक सबसे क्रूर नीति का नाम था राज्य हड़प नीति। क्या था स्टूडेंट? राज्य हड़प नीति। अब जो डलहौजी था, डलहौजी का भारत में कार्यकाल कब से कब तक रहा है? अब सवाल इस पर भी आ जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी का समयकाल रहा है 1848 से 1856। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक इसका काल रहा है। इसी के समय में भारत में क्या स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट? इसी के समय में भारत में ट्रेन चली थी। कहां से? बॉम्बे से थाने के बीच में सन 1853 में। इसी के सामने भारतीय चार्टर अधिनियम, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1853 आया था। यही वो व्यक्ति था जिसने भारत के अंदर शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड के द्वारा एक क्या दिया था? मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी दिया था। ओके स्टूडेंट, इसी के समय में पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत हुई थी। क्लियर है? तो ये बारे में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। और इसी के शासन काल में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई थी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें कई सारे सवालों का जवाब देता है। और इसी के समय में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। तो काफी बड़े बड़े यहां पर सवाल हैं। तो आप इसका जवाब क्या है? वो पूछा क्या नहीं था। तो अरे भैया बताओ क्या नहीं था? जवाब तो मैं आपको इसका दे ही चुका हूं। क्या नहीं था बताइए भाई? रेलवे तो शुरू करी थी 1853 में। तार का मतलब टेलीग्राम की भी शुरुआत हुई थी। राज्य हड़प नीति इसके समय काल में थी। अनेक शासकों की उपाधियों पेंशनों की समाप्ति, ये नहीं किया था। ये पूछ रहा नहीं थी, तो क्या जवाब आएगा इसका? सी जवाब आएगा स्टूडेंट। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये आप लोगों को याद रखना। डलहौजी की नीति का नाम क्या था? राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसका गलत। और तो सारे काम इसने किए थे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया था? कौन सा? वुड डिस्पैच। कौन सा स्टूडेंट? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के द्वारा एक वुड डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड को क्या कहते हैं? ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और रेलवे और की शुरुआत कब की थी? 1853 ईस्वी में। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, और 1853 किसके बीच में आता है? इसके बीच में आता है। राज्य हड़प नीति भी इसी समय काल में इसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी। अच्छा, गुड। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद किए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामिलन अनिवार्य बना दिया। इसने भारतीय राज्य का
मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो क्या जवाब आएगा इसका? 11 का डी जवाब आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अभिकल्पित सहायक मैत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सवाल है 1798। अब 1798, तो 1798 का शासनकाल अगर मैं देखूंगा यहां पर, तो 1798 का शासनकाल किसके समय पर आया? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। इसका शासनकाल भारत में कब तक रहा है? 1798 से लेकर 1805 तक का रहा है। इसको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से स्टूडेंट? बंगाल टाइगर। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए बंगाल टाइगर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है टीपू सुल्तान को हराने के बाद मैसूर पर कब्जा किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। तो इसका जवाब फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सवाल आपके सामने है, क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? बख्त खां। बख्त खां कौन था? बख्त खां आपको याद रखना है बहादुर शाह जफर का सेनापति था। यह सेनापति था किसका? बहादुर शाह जफर सेकंड का। बहादुर शाह जफर कौन था उन दिनों? भारत का अंतिम बादशाह। और उसका सेनापति कौन? बख्त खां। तो यह पूरी की पूरी लड़ाई आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो आपका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? राष्ट्रीय विद्रोह। ध्यान देना, तो यहां पर कई सारे कथन आपके सामने हैं। तो किस किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस किस नाम से पहचाना? सवाल यह है। अब 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। जैसे अगर मैं जनरली बताऊं किस व्यक्ति ने क्या कहा, तो यहां पर आपके सामने मैं कुछ कथन लिख देता हूं। देखो, जॉन ब्रूस थे। जॉन ब्रूस ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर एक नागरिक विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है एक कैंडिडेट का नाम था जेम्स आउट्रम। वो क्या कहता है? वो कहता है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। अब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, सर जॉन सीले क्या कहते हैं? यह स्वार्थपूर्ण सैन्य विद्रोह था। आरसी मजूमदार कहते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा स्टूडेंट। किसने कहा? आरसी मजूमदार। अब सवाल का जवाब तो आपके सामने है ही, तो सवाल के जवाब के अनुसार तो मुझे आप बताइएगा क्या क्या इसमें नाम निकल के आएगा। तो क्या जवाब देंगे इसमें, जल्दी बताइएगा 1857 विद्रोह के बारे में। देखिए, अगर मैं दो चार नाम बताऊं यहां पर, जैसे बेंजामिन डिजायरली है। डिजायरली क्या कहता है इसको? राष्ट्रीय विद्रोह। डिजायरली क्या कहता है इसको? राष्ट्रीय विद्रोह। ध्यान देना है। वीडी सावरकर क्या कहते हैं? वीडी सावरकर अगर मैं बात करूं, पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डिजायरली ने क्या कहा था? इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया? तो स्टूडेंट बताइए किस डेट को भारत का सम्राट उन्हें घोषित किया? तो सवाल का जवाब आपके सामने है। 11 मई को तो वो दिल्ली पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे स्टूडेंट? 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए थे। और 12 मई को इन्होंने इनको क्या क्या डिक्लेयर कर दिया था? भारत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया था। और यहीं पर अगर मैं आपसे जवाब दूं, 11 मई को कहां पहुंचे बताइए स्टूडेंट? दिल्ली। तो 11 मई को ही बोलेंगे आप। 11 मई को ही इन्होंने किसको? बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर लिया था। 10 मई को मेरठ में खात्मा किया और 11 मई को कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? अब बेगम हजरत महल का संबंध किससे है? लखनऊ से है। किससे है? लखनऊ से है।
अब इन्होंने विद्रोह कब शुरू किया था बेगम हजरत महल ने? 4 जून 1857 से। कब तक चला ये विद्रोह? आपको ध्यान देना है, 21 मार्च 1858, 21 मार्च 1858 तक ये विद्रोह चला। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेगम हजरत महल का एक अन्य नाम क्या है? इनका एक अन्य नाम है महक परी। क्या नाम है स्टूडेंट? महक परी। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है? महल परी, महल परी। और इनका नाम क्या है? महक परी। ओके स्टूडेंट। और इस विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन, ध्यान देना, कॉलिन कैंपबेल। ओके, ये अंग्रेज था, दमनकारी था, जिसने विद्रोह दबाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? अब वह कौन उर्दू कवि थे जिन्होंने इस विद्रोह को अपने सामने देखा था? मिर्जा गालिब। किसने स्टूडेंट? मिर्जा गालिब ने इसको अपनी नजरों के सामने देखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे, क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 18 की तरफ को। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल पूछ डाला है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। इनको लोग महल परी के नाम से भी जानते थे। महल परी। नाना के संग खेली वो तो नाना के संग दौड़ी थी। ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत बड़ी वीरांगना थी। अगर 1857 की क्रांति के अंदर कुछ द्रोही लोग, देशद्रोही लोग द्रोह ना करते तो रानी लक्ष्मीबाई ने सबको ही धूल दिखा दी थी। छठी का दूध याद दिला दिया था हुरोज को। तो इनका बचपन का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिएगा, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब के सेनापति का नाम क्या है? तात्या टोपे। क्या नाम स्टूडेंट? तात्या टोपे। कौन है ये तात्या टोपे? नाना साहेब पेशवा के सेनापति। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? लॉर्ड कैनिंग। कौन स्टूडेंट? लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया था। अच्छा, वर्ष 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर में से पृथक कर दिए गए थे और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? इसका जवाब आएगा असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया था। ठीक है, अच्छी बात है। और 74 में बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसके जवाब आएंगे दोनों। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था किसका स्टूडेंट? महक परी किसका नाम था? बेगम हजरत महल का। ओके स्टूडेंट, बेगम हजरत महल का। और लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? महल परी, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ को मूव करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह सेकंड था। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? तो रंगून में किया स्टूडेंट, रंगून में। तो 23 का जवाब क्या आएगा? रंगून। रंगून कहां पर है? बर्मा। वहीं पर इनको फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1793 ईस्वी के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन से सही नहीं हैं? बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का मतलब परमानेंट सेटलमेंट। इसका मतलब जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी का मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके स्टूडेंट। तो अब इसकी सारी कहानी मैंने आपको बताई, पहले भी बता चुका हूं, पार्ट नंबर 1 में इसका जिक्र हो चुका है। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार कृषकों में निहित किया। गलत बात।
सेकंड ऑप्शन, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकारी जमींदारों को निहित किया, बिल्कुल सही बात। पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन, जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो क्या जवाब आएगा? ये दोनों जवाब आएंगे। क्या था जमींदारी सिस्टम? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्थायी बंदोबस्त भारत के कितने भूभाग पर लागू हुआ था? 19% पर लागू हुआ था। कितने पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लगाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान देना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। 19% भूभाग पर ही लगा था। अगर मैं बात करूं आपसे कि 19% पर लगने के बाद क्या था ये सेटलमेंट? सेटलमेंट ये था, अगर जितना भी टैक्स आता है उसमें से 11% जमींदार के पास जाएगा। किसके पास? स्टूडेंट, जमींदार के पास जाएगा, और 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरकार के पास जाएगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक, तो अब आप समझ गए क्या होगा? पूरे गांव की जमीन जमींदार के हाथ में जाएगी। तो ये इसका 2 और 3 जहां पर जवाब है तो ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा सवाल है। लॉर्ड क्लाइव का संबंध सूची में कहां से है? परस्पर से प्रतिबंध हटाना, भंग विभाजन, बंगाल में धोरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा। बोलो बोलो स्टूडेंट जल्दी, आपके सामने बड़ा अच्छा सुंदर सा सवाल है। यूपीपीसीएस 1994 में सवाल पूछा गया है। तो क्या जवाब आएगा स्टूडेंट? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत की। ठीक है, गवर्नर खुद बना और नवाब किसको बना दिया था? बताइए, बहादुर शाह जफर को नहीं। किसको स्टूडेंट? मीर जाफर को। इसका संबंध तो हो गया इससे। सेकंड ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर है, तो तभी आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप मेरे साथ साथ इसको सोल्व भी करें। सी ऑप्शन, चार्ल्स मैटकॉफ। कौन स्टूडेंट? चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस मीडिया से प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंग विभाजन मतलब बंगाल विभाजन किया था। ओके स्टूडेंट, तो इसका जवाब क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था? अब देखिएगा, आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी तो एक अलग हीरे थे हमारे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, ये तो निखरे यहां से थे। ठीक है, और बात 57 की चल रही है, तो चंद्रशेखर आजाद का यहां से कोई संबंध नहीं था। ये एक आगे चलकर क्रांतिकारी की एक बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से कथन चिरस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही हैं? क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट हो चुका है। ठीक है, सीडीएस 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। तो क्या जवाब आएगा? जमींदारी, अभी बताया था इससे पहले, कृषक को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया, इसलिए तो बिल्कुल गलत है, ये तो आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड, जमींदारों को भूमि के स्वामित्व के रूप में मान्यता मिली, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी आएगा, सरकार ने भूमि लगान मांगों को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन, जमींदार कृषक और सरकार के बीच इस मध्यस्थों की भूमिका में निभाने लगे, जमींदार, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों जवाब आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज कमेंट तो कर ही सकते हो, मैं भी प्रोत्साहित हो जाऊंगा आपके द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड आईपीसी एंड सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? अरे भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछ डाला। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीयों को दंड देने की सहायता। संहिता, संहिता का मतलब होता है सीक्वेंस, जिसमें बहुत सारे कोड लिखे हों, नियम लिखे हों। भारतीय दंड संहिता, कितनी धाराएं हैं? 511। एक दूसरा होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मींस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मतलब क्या होता है? अपराधियों को दंड देने की संहिता। कितनी धाराएं हैं?
1484। ठीक है स्टूडेंट, सवाल है किसके सामने इनको पारित किया गया था। तो अब देखिएगा, एक बात देखिएगा, 57 की क्रांति हुई, पुलिस ने डंडा उठाया और डंडा उठ के जहां इंडियन मिलेंगे उनको पीटना है, ऐसा इन्होंने सोचा। तो 58 के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? वायसराय ही ने तो भारत के लोगों को दंड देने की प्रक्रिया शुरू की, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था जिसने ये सारे नियम कायदे कानून लागू किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम क्यों कहा जाता है? जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्यों कहा जाता है? इस क्रांति का संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं था, बिल्कुल सभी मिलकर लड़े थे, अंग्रेजों को धूल चटाई थी। यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें राजा, सैनिक, जनता सभी ने भाग लिया था, सभी सही बात है, क्लियर है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों ने साथ नहीं दिया था, यह भी ध्यान देना है। यहां जनता का मतलब वो मध्यम वर्ग नहीं था, मींस हम मध्यम वर्गीय हैं, हम साथ दे देते तो अंग्रेज 57 में ही भाग चुके होते। लेकिन भारत के अंदर तो एक कमी है जो आज भी हो तब भी थी, क्योंकि हम आसानी से विभाजित हो जाते हैं। पहले धर्मों में विभाजित होते हैं, फिर जातियों में विभाजित हो जाते हैं। यही कारण है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस भारत पर राज किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ये तो आप जानते ही हैं। रेलवे यात्रा शुरू कब हुई थी? रेलवे यात्रा शुरू हुई थी 1853 में, बॉम्बे से थाने के बीच में। तो वो जवाब क्या आएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये कंपनी का नाम है स्टूडेंट, जिसने बॉम्बे से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बताइए स्टूडेंट, स्क्रीन पर मैं हूं आपके सामने, जवाब देते हुए चलिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था, बताइए क्या कारण था, क्यों असफल हुए हम? आपके सामने सब कुछ है, जवाब दीजिएगा। अपेक्षा करूंगा कमेंट में जवाब देके भेजिएगा। जल्दी जल्दी स्टूडेंट, आपके पास 5 सेकंड है। कमेंट लास्ट में होता है, लास्ट में जाके कीजिएगा। देखो, यहां पर जवाब की बात करूं, सबसे बेस्ट जवाब क्या था असफलता का? एक तो हमारे पास टारगेट कुछ नहीं था, हमारा नेतृत्व अच्छा नहीं था, संगठन का अभाव था, तो इसका जवाब आएगा सी। वैसे कारण फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, क्रांति में सबने सहयोग नहीं दिया था, बिल्कुल सच बात है, मध्यम वर्ग ने नहीं दिया था। क्रांति का विस्फोट समय से पूर्व हो गया था, बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि डिसाइड क्या हुआ था 31 मई, परंतु क्रांति शुरू कब हो गई थी? 10 मई को, यह भी कारण है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट इसका सी जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, डिक्लेरेशन 1858 ईस्वी का उद्देश्य क्या थी बताइए? 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्रांति को जीत लिया, तो अंत में विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बोरिया बिस्तरा बंधवा दिया। ओके स्टूडेंट, 1858 में देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिटिश साम्राज्य का, अगर मैं यहां पर जिक्र करूं, तो 1857 की क्रांति में हमारी हार हुई, बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन उस हार के बाद जो परिणाम मिला, परिणाम के तौर पर क्या मिला हमें? परिणाम के तौर पर मिला, यह क्रांति कुल कितने दिन चली? सवाल है। 1 साल, 1 महीना, 2 सप्ताह, 5 दिन। अगर हमसे कोई सवाल पूछे 1857 की क्रांति कुल कितने दिन चली, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? 1 साल, 1 महीना, 2 सप्ताह, 5 दिन। ओके, क्रांति का रिजल्ट क्या निकला? क्रांति का रिजल्ट यह निकला कि हम हार गए और ब्रिटेन का राजतंत्र हम पर हावी हो गया। ओके, इंग्लैंड की रानी हमारी रानी बन गई, विक्टोरिया का शासन हमारे ऊपर हो गया। ठीक है। और क्या हुआ? भारत में वायसराय की पोस्ट आ गई। और क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और क्या हुआ? मराठा साम्राज्य का भी अंत हुआ। और क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया। ओके स्टूडेंट, ये बड़े महत्वपूर्ण बात हैं, इनको लिखते रहिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। तो जवाब क्या आएगा आपके सामने स्क्रीन पर? मुझे जवाब दीजिएगा।
भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। अच्छा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, मतलब खत्म करना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। हाँ 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 हाँ, तो जवाब क्या आएगा इसका? ये सभी आएगा भाई, ये सभी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जानते हो, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी प्रमुख किताब का नाम क्या था? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, बड़े जबरदस्त व्यक्ति थे, व्यक्तित्व थे, पर्सनैलिटी थे, अंग्रेजों के घर में भारतीय सांसद थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। तो ये पूछ रहे हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ओके, सेकंड ऑप्शन, कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन देखिएगा, कि ब्रिटिश उद्योगपतियों को साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। ओके, आगे, कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। अरे भैया, बड़े अत्याचारी थे अंग्रेज। क्या जवाब आएगा? सारे जवाब हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या विचार है? दादा भाई नौरोजी कहते थे कि भारत की संपत्ति का, भारत के धन का निष्कासन हो रहा है। भारत से धन कहां जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चिरस्थायी का मतलब समझते हो? वही परमानेंट सेटलमेंट। देखो कितनी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार ये जिद्दी क्वेश्चन आ रहा है। इसका जवाब बस इस बार दे डालिएगा। ये सीडीएस 2011 में पूछा गया है स्टूडेंट, वापस आया है सवाल। तो क्या जवाब आएगा? बताइए बताइए बताइए। ओके, इसका जवाब क्या आएगा? चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों को एक नया वर्ग बनाया, मीन जमींदार। ठीक है ना, जमींदार को यहां पर बड़े तौर पर उभार के लेके आया गया था। इसका जवाब आएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? देखिएगा, लोकल गवर्नमेंट, सामान्य सरकार। सामान्य, लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है सामान्य सरकार। जैसे गांव में जो सरकार होती है, या ब्लॉक की सरकार होती है, या जिले की सरकार होती है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, या टाउन पंचायत, या नगर पालिका, या नगर निगम। इसका जनक अगर किसी को कहा गया, वो लॉर्ड रिपन को कहा गया। किसको स्टूडेंट? लॉर्ड रिपन को कहा गया। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहां पर चलाई थी भैया? बताओ, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी जवाब दीजिएगा विद इन 5 सेकेंड। वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। 37 का जवाब क्या आएगा? फर्स्ट जवाब आएगा, बैरकपुर में। कहां पर चलाई थी? बैरकपुर में। किसको उड़ा दिया था इन्होंने? किसको निपटाया था? मंगल पांडे, एक साहसी योद्धा ने निपटाया था सर्जेंट मेजर को। किसको? सर्जेंट मेजर को उड़ाया था इन्होंने, सर्जेंट मेजर। ओके स्टूडेंट, कौन सी बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे? मंगल पांडे का संबंध 19वीं व 34वीं बटालियन से था। 19 और 34, 19 और 34th इन्फेंट्री। 19वीं व 34वीं बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन बड़ा क्रूर था। इसको भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को क्या कहा जाता है? भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। और जवाब तो आपके सामने है, जवाब तो ये समझिएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। 1911 में वापस एक हो गए। 1911 में वापस एक हो गए। बंगाल कहलाया वापस। क्या कहलाया? बंगाल कहलाया। कौन आया था भारत में? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम भारत में आया।
उसी के स्वागत में राष्ट्रगान गाया गया। ओके स्टूडेंट, तो जवाब क्या आएगा? बी जवाब आएगा, बी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? बताइए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइएगा। देखो मैंने बताया है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, मींस भारतीय संस्कृति को चकनाचूर कर देना, ये इसका मेन उद्देश्य था। भारत के लोगों को अंग्रेजों के प्रति वफादार बनाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? कौन सा एक नहीं था? ये चार्टर एक्ट 1833 की बात चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं चार्टर एक्ट कितने आए थे स्टूडेंट, मैंने बताया पहले भी 4 चार्टर एक्ट आए थे। कब कब आया था? सबसे पहले 1793 में आया था, 1793, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, और फिर कब आया? 1853 में आया। तो कितने कितने साल का गैप देख रहे हो? 20-20 साल का गैप देख रहे हो। ठीक है, ये चार्टर एक्ट हैं। चार्टर एक्ट भारत में कितने आए? तो आप क्या जवाब देंगे? 4 आए। तो ये 1833 की बात कर रहा है। ये पूछ रहा नहीं था चार्टर एक्ट 1833 में, वो कौन सा चीज है, कौन सा कथन है? तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश आप भी कीजिएगा। आईएएस 2003 का सवाल है, आईएएस 2003 में पूछा गया है। तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? सवाल का जवाब ही सवाल के जवाब में है। 40 का क्या आएगा? सी आएगा। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। क्योंकि आपको एक बात ध्यान देना, 1833 में भारत में विधि आयोग की स्थापना भी हुई थी। किसकी? विधि आयोग की स्थापना भी हुई थी। मतलब विधि आयोग इसमें दिख रहा है, तो विधि आयोग की स्थापना हुई है। तो इससे आप सवाल को जवाब बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।